नमस्कार साथियों, आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का महत्व आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर इस टॉपिक पे हम लोगों का पूरा कमांड हो तो विश्व भर में लाखों प्राण जाने हम लोग बचा सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हमको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आता हो। इस टॉपिक का नाम है साथियों CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वैसे तो ये वीडियो प्राइमरीली हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी स्टाफ के लिए है, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, रिसेप्शन स्टाफ हो, गार्ड्स हो। लेकिन अगर हम लोग देखें इस टॉपिक के महत्व को, तो लोग अस्पताल से जुड़े हों या ना जुड़े हों, आम लोगों में भी जो नॉन मेडिकल फील्ड के हैं उनको इस टॉपिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और कई कंट्रीज में तो ये स्कूल में सिलेबस का हिस्सा होता है और वर्कशॉप्स इसकी कराई जाती हैं। CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, रिससिटेशन ब्रिंगिंग लाइफ बैक। तो अगर किसी पर्सन को अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है, इसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। और उसके वजह से उसके फिर लंग्स भी काम करना बंद कर देते हैं और पर्सन मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। अब इस CPR, रिससिटेशन माने जिंदगी को वापस लाना, इसको अगर हम प्रभावी तरीके से करते हैं तो उस व्यक्ति की जान को हम बचा सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में कहा था, विश्व भर में लाखों जानें प्रतिदिन इस प्रोसीजर के द्वारा बचाई जा सकती हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि CPR क्या होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर किसी पर्सन का हार्ट एब्रप्टली अचानक काम करना बंद कर दे तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। उससे उसके लंग्स भी काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है। यहीं पर अगर हम इस CPR, रिससिटेशन ब्रिंगिंग लाइफ बैक को शुरू कर दें तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो शब्द आया साथियों कार्डियक अरेस्ट। सबसे पहले तो समझने की ये बात है कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से फर्क है। हार्ट अटैक एक सामान्य बीमारी है जिसमें हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई होती है, वो ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है। इसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इससे अगर ज्यादा सीरियस हो जाए तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके वजह से पर्सन का हार्ट फेल हो जाता है। तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक बिल्कुल दूसरी चीज है, जिसको मेडिकल भाषा में इस्चेमिक हार्ट डिजीज कहते हैं। कम गंभीर होती है। एंजाइना पेक्टोरिस अधिक गंभीर होती है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर शब्द है कार्डियक अरेस्ट। तो ये चीज समझने की है कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो हार्ट अटैक से फर्क होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट जो पंप करता है, सिकुड़ता है, फिर वापस फैलता है, सिकुड़ता है, फिर वापस फैलता है। इसके लिए पूरे हार्ट में नेचर ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करेंट्स का प्रवाह होता है। कभी कभी उस प्रवाह में गड़बड़ी आ जाती है जिसको हम लोग एरिथमिया कहते हैं, जिसके वजह से हार्ट अचानक काम करना रोक देता है। इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो हमको एक चीज समझनी है, हार्ट अटैक या इस्चेमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसके प्रकार हैं एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये अलग हैं और कार्डियक अरेस्ट साथियों अलग है। CPR हम लोग कार्डियक अरेस्ट में करते हैं। CPR के दो भाग होते हैं, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी चीज है जो नॉन मेडिकल से लेकर मेडिकल में, हॉस्पिटल में रिसेप्शन, गार्ड्स वगैरह सबको आना चाहिए। ACLS वार्ड में काम करने वाली नर्सेस को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जो आज का वीडियो है वो BLS पर साथियों केंद्रित रहेगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसको हम कैसे प्रदान करते हैं। अब समझिए हम आगे। मान लीजिए कि आप वार्ड में हैं और किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होता है। सबसे पहली चीज तो जो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि कार्डियक अरेस्ट अधिकांशता केसेस में, या मैं ये कहूं कि लगभग सभी केसेस में अचानक नहीं होता। इसको रोका जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट होने से पहले बॉडी बहुत सारे सिग्नल देती है जिनको हम लोग अर्ली वार्निंग साइंस कहते हैं।
अगर पैरामेडिक, नर्सेस, डॉक्टर्स को वो अर्ली वार्निंग साइंस पता है, उनको पहचान लेते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट होने से रोका जा सकता है। तो पहला चीज तो हो गया कि कार्डियक अरेस्ट इज प्रिवेंटेबल बाय रिकॉग्नाइजिंग अर्ली वार्निंग साइंस। जितना जल्दी हम उनको डिटेक्ट कर लेंगे, कार्डियक अरेस्ट को उतना इफेक्टिवली रोक लेंगे। इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट हो गया और आप हॉस्पिटल में हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो कॉल फॉर हेल्प। हॉस्पिटल के बाहर हैं अगर आप, तो भी हेल्प के लिए शाउट करेंगे। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली चीज आती है कि पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट है वो अचानक अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और अब पहचानते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए किसी को हल्का फुल्का चक्कर आ गया और वो गिर गया और आपने सीपीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो आपको मैं बताऊंगा कितना गड़बड़ हो सकती है। सीपीआर कितना दर्दनाक होता है किसी भी पर्सन जिस पर किया जाता है। मालूम चला किसी को हल्का फुल्का चक्कर आया, वो गिर गए, आपने कहा नहीं इनको तो कार्डियक अरेस्ट है और सीपीआर शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, उसके स्टेप्स होते हैं। जहां भी पर्सन इस तरीके से गिरते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वहां का वातावरण हमारे लिए सेफ है कि नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप सड़क के बीच में हैं और अचानक कोई पर्सन बेहोश होकर गिर गए और वहां से गाड़ियां भी निकल रही हैं, तो सीन सेफ है कि नहीं है। मालूम चला आप सीपीआर देने गए और आप खुद दुर्घटना का शिकार हो गए। तो सबसे पहले चीज आती है सीन सेफ्टी। दूसरी चीज टू कंफर्म कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट अनकॉन्शियस हुए, अब वो अनरिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम जल्दी से कई बार ऐसे ऐसे करके करते हैं, आप ठीक हैं, उठिए उठिए, आंखें खोलिए। अगर वो नहीं खोलते तो हम मान लेते हैं कि वो अनरिस्पॉन्सिव हैं। अनरिस्पॉन्सिव होने का भी ये तात्पर्य नहीं है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तमाम चीजों की वजह से पर्सन अनरिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। दिमागी लकवा होता है, स्ट्रोक जिसको कहते हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है। शुगर बहुत कम हो जाए, उसमें भी हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट को कंफर्म करने के लिए फिर क्या करते हैं, हम लोग कैरेटेड पल्स को महसूस करते हैं। तो अपना जहां पर ट्रेकिया होता है वहां पर हाथ रखा, सांस की नली, और एक तरफ चले तो जहां गड्ढा मिलता है उस गड्ढे पे हम अपनी 3 उंगलियां रखकर पर्सन का कैरोटिड पल्स को महसूस करते हैं 10 सेकंड के लिए। अगर 10 सेकंड में उसकी पल्स हमको महसूस नहीं हो रही तो हम ये मान के चलते हैं कि जो विक्टिम है उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो साथियों क्या हो गया, सबसे पहले तो आपने सीन की सेफ्टी देखी, दूसरा चीज आपने देखा पर्सन अनरिस्पॉन्सिव है, वो कैसे मैंने आपको बताया। तीसरी चीज जो आपको बताई वो ये कि पर्सन का कैरेटेड पल्स को हमने 10 सेकंड तक फील किया। 10 सेकंड तक अगर कैरेटेड पल्स नहीं मिल रही है तो हम मान के चलते हैं कार्डियक अरेस्ट है और तत्काल हम सीपीआर शुरू कर देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसका पहला स्टेप होता है बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज तो आती है सीन सेफ्टी, जो आपको बता चुका हूं। दूसरा आता है, इसमें बीएलएस में हम 2 चीजें करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन, छाती को दबाना, और ब्रीदिंग, मरीज को सांस देना। पहले सीक्वेंस होता था ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अब कुछ सालों से सीक्वेंस बदल दिया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, और ये CAB हो गया है। सबसे पहले सर्कुलेशन, मतलब जो हम लोग एक्सटर्नल थंपिंग या चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। ए माने एयरवे, नाक या मुंह से लेकर फेफड़े तक का हवा का रास्ता साफ है। और बी माने ब्रीदिंग, जैसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, या अगर हॉस्पिटल में है तो बैग एंड मास्क से हम वेंटिलेशन करते हैं। तो CAB सीक्वेंस होता है, सर्कुलेशन, एयरवे मेंटेनेंस और ब्रीदिंग। अब सबसे पहले तो आपने देखा सीन सेफ है, फिर जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उनको हार्ड सरफेस पे लिटाते हैं, जल्दी से, समय नहीं नष्ट करना है। और हार्ड सरफेस इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी पेशेंट हॉस्पिटल में एयर मैट्रेस पे लेटा होते हैं, तो हमको सबसे पहले उसको डिफ्लेट करना है, उसकी हवा निकालनी है, फिर हमको कार्डियक मसाज या एक्सटर्नल थंपिंग या चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला, रेशियो 30:2 का होता है, यानी 30 बार हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग, 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग देंगे हम लोग। पहला चीज। चेस्ट कंप्रेशन के कुछ फायदे होते हैं। पहला, छाती के मध्य भाग के थोड़ा सा नीचे हम लोग यूं करके, ये जो हिस्सा होता है इससे हम लोग
पेशेंट के चेस्ट को दबाते हैं। दबाने में आपको क्या बताया, 30:2 का रेशियो रखना है। 30 बार छाती को दबाना है और 2 बार पर्सन को ब्रीदिंग देनी है। छाती को दबाने के कुछ नियम होते हैं। पहला, पेशेंट हार्ड सरफेस पे लेटे हों। दूसरा, छाती दबाने की दर 1 मिनट में 100 से 120 हो, यानी अगर आपको 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करने हैं 120 के हिसाब से माने तो 15 सेकंड में आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन करने हैं, 1 सेकंड में 2। दूसरा चीज, इस चीज को ध्यान रखना है कि चेस्ट नीचे जाए फिर पूरा रिकॉइल हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दबाए जा रहे हैं और वापस उसको फूलने का मौका नहीं दे रहे। तीसरा चीज, चेस्ट कंप्रेशन इतना तेज हो कि जो स्टर्नम या सीने का मध्य भाग है वो 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे जाए। तो ये नियम अगर नहीं मानेंगे तो इसको इफेक्टिव सीपीआर नहीं कहते। इफेक्टिव सीपीआर कब होता है, पर्सन हार्ड सरफेस पे लेटे हों, इस तरीके से आप मुट्ठी के निचले हिस्से से उसके स्टर्नम को कंप्रेस करें और कंप्रेशन की दर न्यूनतम 100 से 120 प्रति मिनट हो और रेशियो जो होता है वो 30:2 का होता है। 1 मिनट में जैसा मैंने बताया 100 से 120 करना है और इस प्रकार से भी करना है कि पूरा चेस्ट नीचे जाए फिर ऊपर आए, और कितना नीचे जाए, कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे जाए। तो इस तरीके से, और जो बल लगाते हैं वो हम लोग शोल्डर ज्वाइंट से लगाते हैं, यहां से नहीं, मतलब ये मोड़ते नहीं है, इसको सीधा रखा और यूं ऐसे ऐसे यूं करके, और इतना तेज करते हैं हम लोग कि कम से कम 15 सेकंड में 30 बार चेस्ट कंप्रेशन हम लोग कर सकें। उसके बाद 2 बार ब्रीदिंग, अगर आप बाहर हैं तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर सकते हैं, और अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हैं तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन होता है। हॉस्पिटल सेटिंग में कॉल फॉर हेल्प होती है तो और लोग भी आ जाते हैं। चेस्ट कंप्रेशन का प्रोसीजर इतना थकाऊ होता है, इतना थकावट भरा होता है, इसमें इतनी एनर्जी चाहिए कि 2-3 मिनट से ज्यादा चेस्ट कंप्रेशन अगर आप इफेक्टिव सीपीआर कर रहे हैं, जिसके कंपोनेंट मैंने आपको बताए, उसमें इंसान थक जाता है। तो दूसरा व्यक्ति चेस्ट कंप्रेशन करने लगता है, पहला जो व्यक्ति है वो फिर ब्रीदिंग पर आ जाते हैं, तो टर्न बदलते रहते हैं हम लोग। कब तक ये सीपीआर करते हैं, जब तक पेशेंट की कैरेटिड ना आ जाए। तो हम लोग 5 साइकिल चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद, यानी 5 बार चेस्ट को 30-30 बार कंप्रेस करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग देंगे, फिर कैरेटिड पल्स को महसूस करते हैं। और अगर कैरेटिड पल्स महसूस होने लगती है तो इसका मतलब पर्सन लाइफ में वापस आ गए हैं और सीपीआर को रोक देते हैं। तो कब तक सीपीआर करेंगे, जब तक पर्सन रिवाइव ना हो जाए या जब तक कि हम बिल्कुल थक ना जाएं, तब तक इस सीपीआर प्रोसीजर को करा जाता है। और या फिर हमारी मेडिकल टीम आ जाए, वो आकर दूसरा फर्दर उसको पूरा प्रोसीड करे उसमें, और आगे का कदम शुरू करे, जिसको ACLS कहते हैं। ACLS जिसमें ECG की रिदम के अनुसार पेशेंट को TC शॉक दिया जाता है। आप लोग सिनेमा में देखते होंगे कि यूं करके TC शॉक दे रहे हैं और थोड़ा सा चेस्ट ऊपर उठता है, तो वो ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन BLS के इतने कंपोनेंट साथियों हो गए। अपने अगले वीडियो में मैं आपको डमी पर एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे हम लोग CPR को करते हैं। आज मैंने आपको बताया, अगर आज के टॉपिक्स को देखें, कि व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक से ये किस प्रकार अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट के बाद जो प्रक्रिया कहते हैं उसको CPR कहते हैं, करते हैं उसको CPR कहते हैं। CPR के 2 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS और ACLS। BLS के विषय में मैंने आपसे बात करी, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग, जो आपको बताया चेस्ट कंप्रेशन इफेक्टिव कैसे होता है, 1 मिनट में कितनी बार, कितनी गहराई तक, कैसे करते हैं, पेशेंट कहाँ लेटा होता है, और हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर हम लोग इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन करना जानते हैं, इफेक्टिव BLS CPR करना जानते हैं, तो हम भी एक मूल्यवान जीवन को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, वर्ल्ड का एक डाटा है, पूरे वर्ल्ड में केवल 40% मेडिकल स्टाफ इफेक्टिव CPR कर पाता है। अपने कंट्री में कुछ कारणों से ट्रेनिंग और कमजोर होती है, तो यहाँ का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अच्छे से इसको सीखिए कि मैं कह सकूं कि 100% लोगों को इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग का प्रोसीजर आता है, और इसको सीखिए और लोगों के जीवन बचाने में योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।